बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ये सबसे बड़ी खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अभी थोड़ी देर पहले ये अमरीकी अखबारात के अंदर छपी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसका दुनिया पे असर पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा हुआ अमेरिका ने कुछ ना कुछ बड़ा किया है। अमरीकी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद अमरीकी जर्नल्स और एडमिरल्स को अमेरिका में तलब कर दिया है। ये अनयूजुअल है और इनको हंगामी तौर पे तलब किया गया है। आप तमाम अमरीकी अखबारात उठा लें। सबसे पहले ये खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है। मेरे पास यहाँ पे ये खबर मौजूद है मिलिट्री टाइम्स में। दीगर बहुत सारे जो अमरीकी अखबारात हैं, जरीदे हैं, उन सब के अंदर ये खबर छप चुकी है कि अमेरिका ने इमीडिएटली अपने 800 जर्नल्स और एडमिरल्स को, ये लगभग 800 से ज़ायद हैं मिलिट्री जर्नल्स और एडमिरल्स जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। ये दुनिया के दर्जनों ममालिक में अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, जहां जहां दुनिया में बैठे हुए हैं। इन तमाम जर्नल्स को और एडमिरल्स को, चाहे वो बहरी बेड़ों में हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हैं या अमरीकी फौजी अड्डों पे हैं, ये जहां जहां पे ये लोग मौजूद हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, चाहे इनका ताल्लुक ऑपरेशनल फोर्सेस से है, चाहे ये नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस से है, इन सबको अमेरिका में कॉल किया गया है। इससे पहले जब जब ये हुआ इसके असरात दुनिया के ऊपर पड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं ताकि, क्योंकि हमारी याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि माजी में जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ। ये माजी करीब की बात बताता हूं। ये जनाब जितने भी जनरल्स हैं और एडमिरल्स हैं, इनको हंगामी तौर पर बुलाया गया। ये आम बात नहीं है। माजी में ये 3 मरतबा में जो करीबी तारीख है वो ये बताती है। एक ये 1962 में जब क्यूबन मिसाइल बहरान था तब इनको बुलाया गया था और उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा मसला इशू पैदा हो गया था जिसको रिजॉल्व किया अमेरिकन से। फिर 2001 में 9/11, उस वक्त रम्सफील्ड ने फौजी सरबराहों से मुलाकात की थी हंगामी तौर पे और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया फिर किस तरफ गई। 2003 में इराक जंग थी, उसकी प्लानिंग के ऊपर मीटिंग के हवाले से और सद्दाम रजीम के खात्मे के हवाले से ये किया गया था, हमने वो भी देखा। और अब उसी नौयत की एक हंगामी मुलाकात जो है वो अब की जाएगी। इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं अमेरिका के, पीट हेग्सेट, उन्होंने समन किया है तमाम टॉप ऑफिशियल्स को। ये बैठेंगे। अब ये क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है उन्होंने ये भी तय किया था इक़्तिदार में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फौज की जो एक तरीक़ाकार है उसको बदल देंगे। उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम भी बदले हैं और वो ये भी कहते रहे कि हम फौज को थोड़ा कम भी करेंगे, हम क्वालिटी पे जाएंगे क्वांटिटी के बजाय। वो इस तरह की चीज़ें वो करते रहे और वो अपनी पॉलिसीज़ लाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको लाने के लिए इस लेवल पे इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है? देखिए, हाल ही में अमेरिका की आपको देखना पड़ेगा तरजीहात क्या है। नंबर 1, वो अफगानिस्तान से वापस लेना चाहते हैं बगराम एयरबेस। नंबर 2, अमेरिका परेशान है चाइना की बढ़ती हुई मईशत से। चाइना का जो माशी असर रसूख है वो पूरे एशिया और यूरोप में फैल चुका है। अफ्रीका के मिनरल्स के ऊपर चाइना कंट्रोल करता है बहुत बड़े पैमाने पे। और ये आपका जो मिडल ईस्ट है या जहां पे भी चले जाए, इवन अमेरिकन मईशत के अंदर चाइना पेनिट्रेट करता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। चीन के साथ एक सर्द जंग अमेरिका की चल रही है, जैसे एक दौर में रशिया के साथ अमेरिका की सर्द जंग चलती थी। पाकिस्तान उस दौर में अमेरिकन कैंप में था और आज पाकिस्तान जो है वो फिर अमेरिकन कैंप में ऐसा दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिसी जरा डिफरेंट थी। तो जिस तरीके का प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अमेरिका में मिला है या फील्ड मार्शल को मिला है, इन चीज़ों को देखने के बाद जो ये ऑप्टिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हमेशा जब जब हमें इस लेवल का प्रोटोकॉल मिला है ना हमारे किसी डिक्टेटर को, तो उसके बाद कुछ जर्नैलों की तो नस्लें संवर गईं, कुछ मौलवियों की नस्लें संवर गईं, कुछ सियासतदान ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हर ऐसी मुलाकात की कीमत दहाइयों तक चुकाई है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई चीज़ हमारे सामने एलामिया की सूरत में नहीं है। लोग सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन की ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया में चमगोइयाँ हो रही हैं और मज़े की बात यह है कि कोई भी अखबार, कोई भी जरीदा अभी तक ये नहीं बता रहा कि ये मुलाकात हो किस लिए रही है।
बल्कि सारे अंदाजे लगा रहे हैं, सारे ये बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअल है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हंगामी है। अब क्या फैसले होंगे उसको खुफिया रखा गया है। 12 चीजें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। नाज़रीन, ये एक तस्वीर आप देखें, इसमें तकरीबन 9 रहनुमा हैं जो मुलाकात कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से। ये 9 रहनुमा हैं, मैं आपको इस तरह के 9 और दिखा सकता हूं, 10 और दिखा सकता हूं, बहुत सारी और तस्वीर दिखा सकता हूं। ये रहनुमा सारे मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और एक तस्वीर आप ये देखें, शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से। इनमें फर्क क्या है? ये जो बाकी ममालिक के रहनुमा है ना, ये अपने साथ अपना आर्मी चीफ नहीं लेकर गए, लेकिन शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उसमें साथ आर्मी चीफ बैठा हुआ है। रीजन क्या है? पहला सवाल तो यह है कि क्या आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को साथ लेकर गया या शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को साथ लेकर गया? पहला सवाल तो यह है। तो सादा जवाब यह है कि पाकिस्तान का इक्तदार जो है उसके ऊपर कंट्रोल आर्मी चीफ का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। तो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को साथ लेकर गया, यह कहने में जरा ज्यादा आसान लगता है और यह खोपड़ी में घुसता भी है, यह बात समझ भी आती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तो यह औकात है नहीं पाकिस्तान में, और अमेरिकन ये जानते हैं। फिर अमेरिकन प्रोटोकॉल्स क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई मुल्क का सरबराह आके बैठे और साथ उसका आर्मी चीफ बैठ जाए? भाई क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अपने जर्नैल को बिठाएगा इस तरह मुलाकातों के लिए आलमी रहनुमाओं से कि चीन का सदर मिलने आया, डोनाल्ड ट्रंप अपना जर्नैल साथ बिठा ले? ये इलॉजिकल लगता है ना, और ये अजीब भी लगता है। लेकिन अमेरिका ने ये अलाउ किया पाकिस्तान को, और ये एक अलग और मुनफरिद मुलाकात थी। इससे पहले जब जब डिक्टेटर मिले अमेरिकन को, उन्हें प्रोटोकॉल मिले, तो उसकी कीमत पाकिस्तान ने चुकाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये प्रोटोकॉल इसकी कीमतों में देनी पड़ेगी। पहले हम सर जंग में अमेरिका के साथ थे, कीमत हमने चुकाई, अफगान वॉर में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और न जाने किन किन चीजों का हम हिस्सा बने माजी में। लोग तो अमीर हो गए, एलीट, जर्नैल, मौलवी, सियासतदान, और अवाम ने दहाइयों तक कीमत चुकाई और आज तक कीमत चुका रहे हैं इन चीजों की। अब अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए क्या? यह है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यह सारे लोग जानना चाहते हैं। बल्कि शीरी मदारी साहबा ने अभी एक ट्वीट किया, और ये जो खारजी मामलात हैं उनके ऊपर इनकी काफी ग्रिप भी है। तो वो ये कहती हैं कि उन्होंने भी वही सवाल उठाया, ये जो खातून वफद के साथ गई हैं, इस सवाल से उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन लेकर गया है, हुकूमत इसके ऊपर जवाब दे। क्या आप अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने जा रहे हैं? क्या आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? तो देखें, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, आसिम मुनीर साहब की मुलाकात पहले डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई थी, मैं तब भी यही कह रहा था। और जनरल बाजवा के दौर से हम ये बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल को लेकर अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है, और वो आपने ग्राउंड पे ऐसे देखा कि जब भी कोई निकलता है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, तो पाकिस्तान की हुकूमत उसको मारती है, थानेदार आके मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं, खवातीन को और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। आप इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में होता है, मगरबी ममालिक में होता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये पॉलिसी बदल गई थी। जनरल बाजवा ये चाहते थे कि इसराइल के बारे में हम किसी फैसले पे पहुंचे, और ये कोई भी जर्नैल ये चाहेगा कि ये फैसला उसके दौर में हो जाए, ताकि मलबा तो गिरेगा पॉलिटिशियंस पे, और वो जर्नैल का अमेरिकी तारीख में नाम लिखा जाएगा और उसकी नस्लें संवर जाएंगी। तो अब आसिम मुनीर साहब के दौर में क्या ये हो जाएगा? प्रैक्टिकली तो शायद हमें ऐसा लगता है हमने अपनी पॉलिसी बदल दी है, लेकिन मेरी दानिश में या मेरी समझ के मुताबिक अनाउंस होना बाकी है सिर्फ। बाकी प्रैक्टिकली हमने अपनी चीजें जो है, ये बैठ के आपको जो मर्जी जज्बाती तकरीरें करेंगे, जनाब जेरूशलम में घुस जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लाल टोपी जो मर्जी बोले आपको, लेकिन अब कहानी कोई और है, अब बात किसी और तरफ चली गई। क्या सऊदीया इसराइल से लड़ना चाहता है? नहीं लड़ना चाहता। उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए लेकिन लड़ना नहीं चाहता। पहले वो अमेरिकन से प्रोटेक्शन लेते थे लंबे अरसे तक, जो खाना काबा और मस्जिद नबी की हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो अमेरिकन के पास थी। अब वो पाकिस्तानियों और अमेरिकन के पास है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो सस्ते पड़ते हैं, अमेरिकन बहुत महंगे पड़ते हैं। साफ बात ये है ना, बिला वजह बात को इधर उधर घुमाने की जरूरत ही नहीं है, सादी सादी बात है। और अमेरिकन इसके ऊपर राजी है। मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका की और इसराइल की मर्जी के बगैर, और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की मर्जी के बगैर पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदा नहीं कर सकते, खासतौर पे अमेरिका की मर्जी के बगैर।
अब अमेरिका को चाहिए क्या? देखिए, अफगानिस्तान में उसके इंटरेस्ट हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक अग्रेसिव मूड में लगते हैं और पाकिस्तान को वो प्रोटोकॉल मिल रहा है जो और दुनिया में किसी को ऐसे नहीं मिल रहा। इसका मतलब है इस खित्ते में अमेरिका कोई ना कोई एडवेंचर आने वाले वक्त में करेगा या करवाएगा। होगा क्या ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन असद कैसर साहब ने एक बात क्लियर की है। देखें, असद कैसर साहब को आप कुछ भी समझें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से स्पीकर कौमी असेंबली रहे। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि असद कैसर साहब के अफगानिस्तान में ताल्लुकात अच्छे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी रखती है वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, वो कोई बिलावल जरदारी नहीं है, वो ना तो शहबाज शरीफ है। हाँ, यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं पीएमएलएन में जिनसे अफगान हुकूमत बात कर सकती है। इसी तरह पीटीआई के अंदर जिन लोगों के साथ अफगान हुकूमत बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी उनमें एक असद कैसर है। अब असद कैसर के पास जरूर कोई इंफॉर्मेशन है क्योंकि उन्होंने 27 तारीख के जलसे के हवाले से बात करते हुए इस मामले को छेड़ा है। असद कैसर कहते हैं और यह बात उन्होंने वाजे की है कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे, किसी सूरत खून खराबा नहीं होने देंगे। अगर कोई अफगानिस्तान से जंग शुरू करने जा रहा है तो हम सियासी जमातें और अवाम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अफगानिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन है कि उनके ऊपर जंग मुसल्लत की जा सकती है और इस मर्तबा पाकिस्तान को इन्वॉल्व भी किया जा सकता है। और इमरान खान साहब जेल से बैठकर बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ बात करो, किसी लड़ाई में उनके साथ ना जाओ, किसी जंग का हिस्सा ना बनो। हमारा मफाद इसमें कि हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें। तो क्या अब अमेरिका एक नया मॉडल बना के अफगानिस्तान में दखलंदाजी करने जा रहा है? तो असद कैसर साहब ने कैटेगोरिकली ये कह दिया बगैर किसी का नाम लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सारी तवज्जो है वो 27 तारीख के जलसे पर है और उसकी तैयारियां की जा रही हैं धड़ाधड़। हम इसके ऊपर एक लाइव ट्रांसमिशन भी करेंगे। मैं साबिर शाकिर भाई, सिद्दीक जान और ये मकबूल जान साहब, समी इब्राहिम साहब, हारून रशीद साहब, समीना पाशा साहिबा होंगी, हम सभी आदमी साहब को कहेंगे, हमारे साथ अमीर अब्बास साहब होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग उनको भी हम साथ शामिल करेंगे, कुछ और दीगर नाम अगर मैं भूल गया हूँ माजरत चाहता हूँ। जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान में लोग, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो ये ट्रांसमिशन हम जलसे के बारे में करेंगे क्योंकि आपको कोई टीवी चैनल तो दिखाएगा नहीं। जब टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे तो हम अपने चैनल्स पे आपको एक ट्रांसमिशन करके सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास लिंक अवेलेबल होंगे, आप वहाँ पे जाके उसको बराह रास्त देख सकते हैं। जिन आवाज़ों को बंद किया गया है वो आवाज़ें मिलकर जिस पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ों को बंद किया गया है वो आवाज़ आप सबको हम सुनवा देंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी तवज्जो इस पे है और अच्छी बात यह है कि जो आइडिया एक सामने आया था कि जलसागाह में शोहदा की तस्वीर लगाई जाएं, तो वो शोहदा की तस्वीर के जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स जलसागाह में लगा दिए गए हैं। इमरान खान साहब का इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी आया है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये एक मुख्तसर स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करने के लिए होगा। मैं कैदोबंद की सऊबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। ये इमरान खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम आया है 27 तारीख के जलसे के हवाले से। और क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो उन्होंने अगला गियर लगा दिया है और वो एक नई तहरीक के अंदर शामिल हो गए हैं। देखें, ये जो महीना शुरू होता है ना अक्टूबर का, तो यहाँ से तहरीकें शुरू होती हैं। वैसे तो अगस्त के अंदर मोमेंटम बनना शुरू होता है, सितंबर के महीने में होता है और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6-6.5 महीने जो होते हैं ये तहरीकों के महीने हैं पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब जैसा बंदा जो अवाम की बहुत सारी सपोर्ट इस वक्त रखता है, यानी ऐसी सपोर्ट तो हमने माजी में किसी के साथ नहीं देखी, इतनी सारी सपोर्ट के साथ इमरान खान जैसा एक पॉलिटिकल फिगर, क्या वो आराम से बैठेगा या बैठने देगा? तो ऐसा नहीं लगता कि अगले 6 महीने में इमरान खान साहब इन्हें सुख का सांस लेने देंगे। एक जाली खबर चलवाई गई क्योंकि हुकूमत अब चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं पा रही, एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। तो ये हेडलाइन मैंने देखी और जियो के ऊपर चल रही थी, जनाब कि अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और उनके मुतालबात कोई हो गए और ये वो मामला और एहतजाज खत्म हो गया। नहीं जी, झूठी खबर है।
अवामी एक्शन कमेटी के साथियों से रब्ता हुआ थ्रू एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी मुझे बताया। और उसके अलावा उन्होंने कुछ जगह पे खड़े होकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और चौकों में आकर ऐलान किया कि हमारा हुकूमत के साथ एक भी मुतालबे के ऊपर या एक भी चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। हुकूमत धोखा दे रही है, जाली खबरें चला रही है, हम अपने एहतजाज के ऊपर कायम हैं और 29 तारीख से अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर अपना एहतजाज ज़रूर करेगी। ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है और ये झूठी खबर है, आप इसके ऊपर कान ना धरें। तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ऐसा लगता है कि अब खबरें देने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। पहले भी हम एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेते थे मीडिया वाले, लेकिन कोई जायज़ बात मान लेते थे। अब तो जायज़ और नाजायज़ सारी बातें मीडिया को माननी पड़ती हैं और प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना पड़ता है, जिसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इनकी कार्रवाइयां आप चेक करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। उधर से बिलावल एक स्टेटमेंट देता है, फिर मरियम देती है, फिर बिलावल देता है, फिर मरियम देती है और उसके क्लिप काट के सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश की जाती है। जनाब, इनको वायरल कर दें आप, और वायरल इसलिए कर दें ताकि तवज्जो इधर आ जाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ पड़े, ताकि अवाम को इससे उम्मीद हो जाए कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ पड़े, हुकूमत अब खुद ही गिर जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब फ्रॉड है, सब बेईमानी है। ये जनूबी पंजाब के सैलाब को लेकर, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर और छोटे छोटे मामलात को लेकर एक दूसरे को उचकले दे रहे हैं, एक दूसरे को छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये सिर्फ अवाम का फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए, जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो उनके साथ हुआ वो दिखाने की बजाय ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के लोग, ताकि तवज्जो हटाई जा सके। सैलाब मुतासरीन के दुखों को रिकॉर्ड करने की बजाय टिकटॉक्स पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाई हैं, लोगों का नुकसान नहीं दिखाया, हुकूमत की तारीफें चलाई हैं और अब एक मरतबा फिर फोकस हटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसे फोकस हट जाएगा? ना पहले हटा ना अब हटेगा। नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से, और कराची के अंदर भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने वो केस फारिग कर दिया। अब जो डिग्री मनसूख की गई यूनिवर्सिटी की जानिब से, एक तो मोटी खोपड़ी को बात समझ नहीं आती, भाई जो डिग्री जाली है वो तो कभी जारी नहीं हुई, और जो चीज जारी ना हो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है ना सवाल पूछने वाला। एक तरफ बोलते हैं कि डिग्री जाली है, तो ठीक है, अब जब जाली है तो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है, सवाल यह पैदा होता है। जो चीज जारी नहीं हुई, आपने दी नहीं, तो फिर मनसूख आप कैसे कर सकते हैं? मोटी खोपड़ी है ना, बात दिमाग में घुसती नहीं है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि इनकी डिग्री फारिग कर दी गई है और इसके अंदर जो हवाला दिया गया है वो सिंडिकेट मीटिंग का दिया गया जो पिछले साल अगस्त में हुई थी। लेकिन आपको याद है, उस मीटिंग के बाद एक प्रोफेसर साहब जो सिंडिकेट के मेंबर थे, रियाज अहमद साहब, वो गिरफ्तार भी हुए थे, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया था, उन्होंने बताया भी था। ये उसी मीटिंग का हवाला देकर डिग्री मनसूख कर दी गई है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। जो एक जज साहब थे ना, गुलाम सफदर शाह साहब, ये नाम आपने याद रखना है। एक जज हुआ करते थे पाकिस्तान में, गुलाम सफदर शाह। ये उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने फैसला दिया जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का। जब जजेस फैसला दे रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का, तो ये एक जज, इन्होंने इख्तलाफ कर लिया था फैसले से। इन्होंने कहा जी मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, ये आप बेगुनाह को फांसी दे रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, मैं ये फांसी के लिए इख्तलाफ करता हूं। उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने, ज़िया उल हक की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा दबाव डाला इनके ऊपर, लेकिन गुलाम सफदर शाह साहब माने नहीं। उसके बाद गुलाम सफदर शाह साहब की भी डिग्री जाली निकल आई। तो ये पुरानी रीत चल रही है, ये हथियार पुराने हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। यही काम इन्होंने माजी में किया और आज उसके ऊपर कौम से माफिया मांगते फिरते हैं। आज उठे ना कोई जर्नैल और उठ के कहे कि उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को ठीक फांसी दी थी, उठे ना, करे ना हिम्मत, करे डिफेंड ज़िया उल हक को, करे कोई डिफेंड परवेज मुशर्रफ को, करे कोई डिफेंड याया खान को और अयूब खान को, कोई नहीं करेगा। अपने खानदान उनके नहीं कर सकते तो ये जर्नैल क्या करेंगे? तो जो गंद इन्होंने मारा ना माजी में, वही आज मार रहे हैं। कल के दिन में ये जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख होने का मामला या डिग्री की बुनियाद के ऊपर इनको निकालने का मामला या जाली करार देने का मामला, इसको डिफेंड करने के लिए फौज में एक बंदा भी नहीं मिलेगा मुस्तकबिल में। तो आज का गंद ना, कल ये टोकरा सर पे उठाना पड़ेगा। यही माजी में होता आया, आइंदा भी आपको यही करना पड़ेगा।
अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।